ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्रिय छात्रों का पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो माय लवली डियर स्टूडेंट, आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जनरल साइंस यानी सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2023 की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट कर लो। और दोस्तों, डेली क्लासेस पीडीएफ के लिए अभी ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश को, और क्लास से रिलेटेड जो है आपको हर एक मटेरियल वहाँ उपलब्ध करवाया जाएगा। तो अभी जाइए टेलीग्राम चैनल पे और वहाँ सर्च कीजिए स्टडी विद रितेश और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑर्निथोफिली कहलाता है, या चैरेप्टोफिली कहलाता है, या एनिमोफिली, या एंटोमोफिली, क्या कहलाता है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे सभी बच्चे। चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है वो क्या कहलाता है, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे दोस्तों? तो बच्चों, उसको एक शब्द में हम लोग चैरेप्टोफिली कहते हैं। चैरेप्टोफिली यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यानी चमगादड़ द्वारा परागण चैरेप्टोफिली कहलाता है और चमगादड़ उड़ने वाला स्तनधारी होता है। आप सभी जानते हो कि चमगादड़ जो है उड़ने वाला स्तनधारी है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चमगादड़ यानी बैट्स जो है ये किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है, तो क्या आप लोग बता सकते हो? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। अगर मैं प्रश्न ऐसे पूछता हूँ कि चमगादड़ है ना, चमगादड़ यानी जिसको बैट्स कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैट्स। तो ये किस प्रकार की साउंड प्रोड्यूस करते हैं? चमगादड़ यानी बैट्स जो है किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं? आप सभी जानते हो बच्चों, ध्वनि तरंग 3 प्रकार की होती है। एक होती है श्रव्य ध्वनि तरंग, एक होता है प्राश्रव्य ध्वनि तरंग, है ना, एक होता है अवश्रव्य ध्वनि तरंग। ठीक है, तो आपको बताना है जो चमगादड़ है, बैट्स है, ये किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। तो आपको हम बता दें ये प्राश्रव्य, जी हाँ, प्राश्रव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं, है ना, यानी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। जी हाँ, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। तो जी हाँ, लिख सकते हो यहाँ पे आप सभी बच्चे, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे जो चमगादड़ है वो किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं? प्राश्रव्य ध्वनि तरंग यानी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। और गाइज इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है? वो होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। ठीक है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों वाली आवाज़ को ही जो है हम लोग क्या बोलते हैं? प्राश्रव्य ध्वनि तरंग बोलते हैं, है ना। 20,000 हर्ट्ज से अधिक, है ना, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों वाली अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंगों को ही हम लोग प्राश्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, हाँ, जैसे चमगादड़ जो है प्राश्रव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं और इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों वाली आवाज़ होती है, याद रखना है। चलिए बढ़ेंगे इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। निषेचन के पश्चात बीज का बीजावरण बनता है, भ्रूणपोष से बनता है, या निभाग से बनता है, या बीजांड से बनता है, या अध्यावरण से बनता है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। जी बिल्कुल फास्ट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोट इज फॉर्म्ड इन, बताएंगे सभी बच्चे। एंडोस्पर्म डिपार्टमेंट, फ्रॉम ओव्यूल, या बाइकवर? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे। निषेचन के पश्चात, है ना, निषेचन के पश्चात जो है बीज का बीजावरण बनता है, वो किस चीज़ से बनता है? तो वो बनता है अध्यावरण से। जी हाँ, अध्यावरण जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है निषेचन के पश्चात बीज का बीजावरण अध्यावरण से बनता है और निषेचन के बाद बीजांड से बीज बन जाता है, ये भी याद रखना है ना। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद
बीजांड से बीज बन जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, दोहरा निषेचन पाया जाता है, किस में पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा पादप में या आवृतबीजी पादप में? यानी डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। दोहरा निषेचन पाया जाता है सर, किस में पाया जाता है? बिल्कुल फास्ट। तो वेल डन बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है आवृतबीजी पादप में यानी इन एंजियोस्पर्म में, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, तो याद रखना है आवृतबीजी पादप में यानी एंजियोस्पर्म में जो है दोहरा निषेचन होता है, देखने को मिल जाता है। ठीक है, यह प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि भाई दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन जो है किन पौधों का नियम है? किन पौधों का नियम है ना? दोहरा निषेचन जो है किन पौधों का नियम है? तो ये एंजियोस्पर्म पौधों का नियम है। एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स पौधों का ये नियम हो जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ गए। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न आ चुका है, पके आम में खाने योग्य भाग है कौन सा? बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, फल भित्ति या अंतः फल भित्ति? जल्दी से बताएंगे, पके आम में जो खाने योग्य भाग होता है वो कौन सा होता है? तो वेल डन बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य फल भित्ति, देन आपका आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मध्य फल भित्ति। ठीक है, तो पके हुए आम में जो खाने योग्य भाग होता है वो मध्य फल भित्ति का होता है। अब यदि मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चों आम का वानस्पतिक नाम क्या होता है, क्या आप लोग बता सकते हो? आम का वानस्पतिक नाम, आम का वानस्पतिक नाम क्या होता है? क्या होता है सर? तो ये होता है, आपको याद रखना है, मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका जो है वानस्पतिक नाम है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, तांबा जो है मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है, या यह सस्ता होता है, या यह बहुत टिकाऊ होता है, या इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है? जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे तांबा जो है मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। आप सभी जानते हो कि कॉपर का प्रयोग जो है किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर के रूप में, है ना? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर के रूप में जो है कॉपर का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि बच्चों इसकी जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है ना वो निम्न होती है, यानी ऑप्शन नंबर अगर डी की बात करें तो ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है विद्युत चालक के लिए जो है हम लोग मुख्यतः तांबा का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, यानी कम होती है। ठीक है, हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा। देखिए प्रतिरोधकता की बात आई है ना, तो अगर इसका मैं ऐसा यूनिट आपसे पूछूं तो क्या बताओगे? प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो बच्चों प्रतिरोधकता का ऐसा ही जो यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, धारिता का मात्रक है, क्या है? वोल्ट है, फैराड है, पॉइस है, गॉस है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे सभी बच्चे, धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेल डन बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी फैराड, देन आपका आंसर सही है। तो धारिता का एसआई मात्रक फैराड तो होता ही है सर, और इसका मात्रक जो है कुलाम अपॉन वोल्ट भी होता है, कुलाम अपॉन वोल्ट ये भी होता है, याद रखना है। ठीक है, तो धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराड होता है, या फिर कुलाम अपॉन वोल्ट भी कह सकते हो। देखिए वोल्ट की बात आई है तो यह हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभवांतर का ऐसा यूनिट होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि विद्युत विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। पॉइस की बात कर लें तो ये श्यानता गुणांक का ऐसा यूनिट होता है, श्यानता गुणांक ऐसा यूनिट क्या होता है? पॉइस होता है, पॉइस याद रखना, ये वीवीआई है, आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, श्यानता गुणांक के बारे में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ माय डियर स्टूडेंट।
चलिए अगला प्रश्न आ चुका है। मीटर सेतु यानी मीटर ब्रिज की सहायता से ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? प्रतिरोध, धारा, आवेश या विभवांतर। मीटर सेतु यानी मीटर ब्रिज की सहायता से जो है ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? तो वेल डन बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी प्रतिरोध, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, तो मीटर सेतु यानी मीटर ब्रिज की सहायता से ज्ञात किया जाता है क्या? प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। देखिए धारा की बात करेंगे तो धारा का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसा यूनिट वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। आवेश की बात करें, विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलाम्ब होता है। क्या होता है सर? कूलाम्ब होता है। ये भी आपको याद रखना है। विभवांतर का अभी मैंने बताया था क्या होता है? वोल्ट होता है, तो याद रखना है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में एकत्रित रहती है कौन सी ऊर्जा एकत्रित रहती है? बच्चों ड्राई सेल में आपको बताना है स्थितिज ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा या उपयुक्त सभी। बिल्कुल फास्ट बताएंगे। शुष्क सेल में जो ऊर्जा एकत्रित होती है यानी स्टोर होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? गाइज जल्दी से बताएंगे यहाँ पे, बिल्कुल फास्ट। ये सभी के सभी वन लीनियर क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चनों को आपको याद कर लेना है। ठीक है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं ये सभी प्रश्न। तो वेल डन बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी रासायनिक ऊर्जा, देन आपका आंसर सही है। तो शुष्क सेल में जो है रासायनिक ऊर्जा एकत्रित रहती है यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा आपके इस प्रश्न का। चलिए इसी के साथ जो है बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला प्रश्न भी आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न है दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष जो है वो कितने मीटर के बराबर होता है? जल्दी से बताना है। 8 × 10⁻15 मीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर या 6.3 × 10⁻16 मीटर या 4.2 × 10⁻13 मीटर। जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे सभी बच्चे बताएंगे कि एक प्रकाश वर्ष यानी एक लाइट ईयर जो है ये कितने मीटर के बराबर होता है? तो बच्चों एक लाइट ईयर जो है ये होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। और प्रकाश वर्ष होता क्या है? प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो देखो, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है? किसकी इकाई है बता सकते हो? प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है, किसकी यूनिट है? तो ये दूरी का यूनिट है। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई होती है? दूरी का ये यूनिट होता है, आपको याद रखना है। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, पीले प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 600 नैनोमीटर है, इसे माइक्रोमीटर में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पे पीले प्रकाश का तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है आपको 600 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसको माइक्रोमीटर में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? बिल्कुल बेसिक से चलेंगे तो 1 नैनोमीटर जो है ये होता है 10⁻⁹ मीटर के। ठीक है, तो जब आपको 1 नैनोमीटर पता चल गया कि ये 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, तो 600 नैनोमीटर ये कितने मीटर के बराबर होगा? बताओ। अगर 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है तो 600 नैनोमीटर ये कितने मीटर के बराबर होगा? तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, 600 × 10⁻⁹ करना है। इतने को सॉल्व करो। तो इतने को कैसे सॉल्व करोगे? देखो 600 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 × 10⁻²। ऑफकोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि देखो कैसे लिखे सर ये बताइए। देखो 600 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 × 100 और गुने में 10⁻⁹। ठीक है, तो 6 गुने, अब 100 है, 100 को 10⁻2 लिख सकते हैं। अब समझ में आ गया ना? और फिर गुने में 10⁻⁹। ठीक है, तो 6 गुने, अब देखो बेस क्या है? सेम है, तो एक बार 10 लिख दो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -9 है, 2 में से -9 जाएगा तो -7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमको मीटर में मिला अभी। ठीक है, यानी 1 नैनोमीटर जो है ये 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो 600 नैनोमीटर जो है ये 6 × 10⁻⁷ मीटर के बराबर हो जाएगा। लेकिन अभी हमको माइक्रोमीटर में ना चेंज करना है, तो माइक्रोमीटर में चेंज करना है। ठीक है, यानी अभी हमको क्या मिला है? 6 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिएगा कि 1 माइक्रोमीटर जो है ना वो कितने मीटर के बराबर होता है, ये भी याद होना चाहिए। तो 1 माइक्रोमीटर जो है ना गाइज ये होता है 10⁻⁷
-6 मीटर के। ठीक है, तो करना कुछ नहीं, इसमें भाग लगा देना है आपको 10⁻⁻6 मीटर से, बस इतना कर लो आंसर आ जाएगा। तो बस बन चुका है। तो यहाँ से 6 × 10⁻⁻7 हो जाएगा, फिर गुने में। अब ये 10⁻⁻6 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका पावर प्लस में हो जाएगा, यानी 10⁻6 हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा 6 × अब देखो 6 × में यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, बेस सेम है तो एक बार लिखो। और यहाँ पे -7 है और यहाँ पे +6 है, तो -7 + 6 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो बस यही मिला आपको। क्या मिला सर, यहाँ पे देखिए आंसर आ चुका है 6 × देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अच्छे से, 6 × 10⁻⁻1 माइक्रोमीटर। ठीक है, यही आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया सबको? एक बार जल्दी से यस बोलिए। नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए सभी बच्चे बताएंगे, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ में लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? किस पदार्थ को लगाएंगे जिससे रक्त का जो बहना है वो रुक जाएगा? अमोनियम क्लोराइड है, या सोडियम क्लोराइड है, या फेरिक क्लोराइड है, या पोटेशियम क्लोराइड है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे सभी बच्चे, किस पदार्थ में लगाने से रक्त का जो बहना है वो रुक जाएगा? जी हाँ, बाई अप्लाइंग विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस द फ्लो ऑफ ब्लड स्टॉप्स? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे, किस पदार्थ को लगाएंगे जिससे रक्त का जो बहना है वो रुक जाएगा? अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, या पोटेशियम क्लोराइड? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे सभी बच्चे। तो वेल डन बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है फेरिक क्लोराइड यानी ऑप्शन नंबर सी, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, तो फेरिक क्लोराइड यानी जिसका केमिकल फार्मूला होता है FeCl3, अगर इसको यूज करते हैं, है ना, अगर सपोज करो किसी का ब्लड जो है फ्लो हो रहा है, रक्त बह रहा है, तो अगर हम लोग इस पदार्थ को लगाएंगे तो जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा, यानी रक्त का बहना जो है रुक जाएगा, एकदम से थम जाएगा। ठीक है, हाँ, तो फेरिक क्लोराइड एक ऐसा पदार्थ है कि अगर आप देख रहे हो कि भाई किसी का रक्त बह रहा है, फ्लो हो रहा है ना ब्लड, तो वहाँ पे इस पदार्थ का यूज करोगे तो रक्त का बहना रुक जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, कार्बन परमाणु की संयोजकता है 1, 3, 5 और 4। जल्दी से बताएंगे, कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप लोग बता सकते हो कार्बन का? तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है आप सभी जानते होंगे 6 होता है ना। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो वो कितना होता है? वो होता है 2 और 4 होता है। यानी K सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और L सेल में वैसे तो 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन इसको 4 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है, उसके बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन K सेल में रहते हैं तो बच्चे 4 इलेक्ट्रॉन तो वो L सेल में रहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 72 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है यानी कितनी है? 4 है। तो ये 4 है ना, तो यही इसका क्या हो जाएगा? वैलेंसी हो जाएगा, यही इसका संयोजकता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, चांदी का अयस्क है यानी ओर ऑफ सिल्वर, बॉक्साइट है, क्यूप्राइट है, अर्जेंटाइट है, या हेमेटाइट है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। तो देखो बच्चों, चांदी के जो अयस्क होते हैं याद रख लीजिए, चांदी का अयस्क कौन कौन सा होता है? एक तो अर्जेंटाइट होता है, अर्जेंटाइट, ठीक है, अर्जेंटाइट हो जाएगा, पायराइटीज़ हो जाएगा, पायराइटीज़, ठीक है, और फिर इसके बाद सिल्वर कॉपर ग्लास हो जाएगा, सिल्वर कॉपर ग्लास। तो ये तीनों जो है ना आपको याद रखने हैं, ये तीनों जो है चांदी के अयस्क हो जाएंगे, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे बॉक्साइट का, तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का। ठीक है, क्यूप्राइट बात करेंगे तो ये तांबा का अयस्क है यानी कॉपर का। हेमेटाइट बात करेंगे तो ये आयरन का अयस्क है। ठीक है, हाँ, समझ में आ रहा है सबको? जल्दी से बताएंगे, बिल्कुल फास्ट। चलिए इसके साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तांबा, जस्ता व निकेल, तांबा, जस्ता व लोहा,
तामा, सिल्वर व निकिल, तामा, एल्युमिनियम व निकिल। जल्दी से बताएंगे। जर्मन सिल्वर ये किसका मिश्रण होता है, यानी ये किन धातुओं का मिश्रण है? तो वेल डन बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी तांबा, जस्ता व निकिल, देन आपका आंसर सी है। तो याद रखना है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकिल, इन तीनों का मिश्रण ही जो है जर्मन सिल्वर कहलाता है। ठीक है, इन तीनों धातुओं का मिश्रण ही जर्मन सिल्वर होता है। अब देखो कॉपर कितना परसेंट रहता है इसमें, कॉपर का 60% होता है, जिंक जो है वो 20% होता है, निकिल जो है ये भी 20% होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बताना है सोडियम थायोसल्फेट यानी जिसको हाइपो कहते हैं, इसका प्रयोग जो है फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है? चित्र को काला करने में या चित्र को सफ़ेद करने में या सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में या सभी सत्य है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोग्राफी में जो है किस केमिकल का यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना है सोडियम थायोसल्फेट यानी जिसको हाइपो कहते हैं, इसका प्रयोग होता है। तो ये क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है बच्चों सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर अलग करने में, है ना। यानी ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब हो जाएगा, यानी सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में जो है सोडियम थायोसल्फेट यानी हाइपो का प्रयोग किया जाता है ना, याद रखना है। चलिए दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य दीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर आप सभी।